हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। मैं हूं सविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाल विकास यानी कि सीडीपी के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आने वाली टीचिंग परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेहद ही हेल्प करने वाले हैं आने वाली सभी टीचिंग परीक्षाओं में। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए देखते हैं आज के प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच या फिर द्रव बौद्धिकता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है, यानी कि सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता से नए विचारों का समावेशन होता है जो कि संभावित समाधान को प्रेरित करता है। यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट है, विविध सोच। अगला देखिए, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन है व्याकरणिक या फिर वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक या फिर ध्वनि संबंधी। यहाँ पर ऑप्शन 4 देखिए, किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भी भाषा की ध्वनि किसी भी प्रकार से निश्चित ध्वनि संयोजनों के नियमों को प्रदर्शित करती है। ध्वनि संबंधित नियमों की तरह भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों का नियमित अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि संबंधी। अगला देखिए, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा संभावित होती है यानी कि प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्घृत या फिर संस्कृति प्रभावित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रबी उपकरण की मरम्मत करता है व उपयोग करता है। कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का या फिर अंतर्दृष्टि का। जब अपने अनुभवों की बात हो रही हो यानी कि अपने अनुभवों और स्मरण के आधार पर उपकरणों के द्वारा किसी खराबी में जब बच्चा अगर मरम्मत करने लग जाए किसी परीक्षण का उपकरण की सहायता से, तो वहाँ पर कलन विधि का उपयोग वो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो दिया गया है, कलन विधि, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है द्वितीयक विस्तारण विधि का, द्वितीयक विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का या फिर कम करने की विधि का। यहाँ पर उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके यानी कि बांट के उन्हें आसान बना लिया जाता है। इस अवधारणा को उपयोग संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया गया है, द्वितीयक विश्लेषण विधि, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन क्या बताता है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है या फिर लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है या फिर लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। यहाँ पर पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण जो वो समाज करता है, यह कथन हमें ये बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यानी समाज पुरुष और महिलाओं के बीच एक उपर्युक्त व्यवहार आदर्श के तौर पर सृजित करता है। यह आनुवंशिक, अंतर्ज्ञानी एवं अंतर्निहित अवतरण नहीं है। पुरुष और महिलाएं सामाजिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं एवं अपने दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण हैं। ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में एकेडमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। यहाँ पर ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन की बात की गई है और क्रेडिट संचयन प्रणाली अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि होती हैं। ये जो विधियाँ हैं ये सभी बालकों की शैक्षणिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाले मापक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला देखते हैं, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या फिर कक्षाओं में अधिगमकर्ता के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या फिर अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने में। यहाँ पर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने में सहायता करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, या फिर सामाजिक संतुलन। यहाँ पर बात की गई है समावेशी शिक्षा की, यानी समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित होती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक ही वर्ग या फिर एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, समता एवं समान अवसर। अगला देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। ऑप्शन है 1995, 1999, 2016, या फिर 1992। यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष जो है वो 2016 में लागू किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ पर शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या फिर विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या फिर बच्चों के समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत यानी कि वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो यहाँ पर बात की गई है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों की, जो कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ पर जो शिक्षक है वो विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 के लिए, या फिर 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो यहाँ पर बात की गई है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की, जिसमें जो अधिकार दिया गया था वो बालक थे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, या फिर सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ये विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य जो है वो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। ऑप्शन दिए गए हैं संज्ञान बोधन, संज्ञान समायोजन, या फिर केंद्रीकरण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे कोई योजना बनाना, समीक्षा करना, किसी चीज में संशोधन करना, ये संज्ञान बोध के अंतर्निहित आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच, या फिर प्रतिक्रियावादी सोच। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचने लगते हैं तो वहाँ पर सृजनात्मक सोच होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के प्रश्न बस यहीं तक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए प्रश्नों के साथ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। धन्यवाद।